हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ इन्फॉर्मेटिव चैट में। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब पाने की चाह होती है, पर क्या सबको गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन प्रोसेस की जानकारी होती है? आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है उनके बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सर संदीप शरटकर, जो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को सिखा रहे हैं और उनके कई स्टूडेंट्स इन जॉब्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। संदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक्स अ लॉट सौरभ, आपने मुझे आज इस विषय के ऊपर बात करने के लिए बुलाया, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट्स और पोजीशंस के लिए हायरिंग करती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है और उसके तहत आने वाले डिपार्टमेंट्स जैसे कि कस्टम्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, CBI, अकाउंट्स, ऑडिट, नारकोटिक्स, IB, NIA वगैरह, तो उसमें ग्रुप B और ग्रुप C लेवल की जितनी पोस्ट है उन पोस्ट की रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, जो चयन प्रक्रिया है, उसकी जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो निभाता है। क्या आप बता सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड एक साल में टोटल कितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है? जैसे 2025 का एग्जाम्पल ले लिया जाए तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस साल करीबन 20 अलग अलग एग्जामिनेशन की एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की है। अभी ये 20 एग्जामिनेशंस में से कुछ 12 एग्जामिनेशंस ऐसे जो कॉमन पब्लिक के लिए, मतलब कॉमन कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 7 एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनकी 3 साल की सर्विस या फिर कोई प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ है, तो वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स प्रमोशन बेसिस पे प्रमोशन के लिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। एक आध एग्ज़ाम ऐसी होती है जो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ एग्जामिनेशन, फ़िलहाल सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 की एडवर्टाइजमेंट उनकी चल रही है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है या कुछ एक्सपर्टाइज आपके पास है तो ऐसी कुछ खास पोस्ट होती है। उदाहरण के तौर पे बोलने जाओ, जैसे किसी ने D.Pharm या B.Pharm किया है, फार्मेसी स्टूडेंट है, तो उसमें कोई गवर्नमेंट में फार्मेसी के लिए कोई पोस्ट होगी तो वो अलग से अप्लाई कर सकता है। या फिर कोई केमिकल की जैसे केमिकल एम्प्लॉयज़ की पोस्ट होगी तो उसमें BSc केमिस्ट्री वगैरह के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है। तो साल भर में जो कॉमन एडवर्टाइजमेंट कुछ लगभग 12 किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती है, और कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए प्रमोशंस के लिए, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के लिए कुछ करीबन 7 किस्म की एडवर्टाइजमेंट होगी, और कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट वो पब्लिश कर देते हैं। सर, आपने अभी कहा कि इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो क्या हमें बता सकते हैं इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट कहाँ होती है ताकि जो जॉब एस्पिरेंट्स है वो उसे देख सके? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की खुद की एक वेबसाइट है जिसका नाम है ssc.gov.in, ssc.gov.in। इस वेबसाइट पे इन सारे एग्जामिनेशंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस वेबसाइट पे साल की शुरुआत में ही एक कैलेंडर पब्लिश कर देता है। उस कैलेंडर में साल भर में जितनी एग्ज़ाम होने वाली है उसकी एडवर्टाइजमेंट डेट, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, उसकी क्लोजिंग डेट, फिर एग्ज़ामिनेशंस की डेट, तो ये इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स को एडवांस फॉर्म में ही साल के शुरुआत में ही अवेलेबल हो जाती है। अगर कुछ चेंजेस हो गए तो स्टाफ सिलेक्शन वो भी स्टूडेंट्स को इंटीमेट कर देता है थ्रू वेबसाइट, या फिर वो अपना अकाउंट पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। इसमें इस वेबसाइट पे एक नोटिस बोर्ड करके कॉलम होता है, तो स्टाफ सिलेक्शन की डे टू डे जो अपडेट्स है वो भी सारे पब्लिश होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ामिनेशन होने के बाद स्टूडेंट ने जो आंसर शीट है स्टूडेंट्स की, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आंसर शीट भी पब्लिश कर देता है। स्टूडेंट अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के वो उसकी जो आंसर शीट है वो भी चेक कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आंसर शीट को चैलेंज भी कर सकता है स्पेसिफिक फीस भर के। अगर सही पाया गया तो उनके मार्क्स भी बढ़ते हैं। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेंटेन कर देता है। तो स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि ssc.gov.in ये डेली बेसिस पे 5-10 मिनट के लिए आप साइट चेक करते रहिए। आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलेंगे फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। ये सारी जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है।
इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है तो सरकार का खुद का एक न्यूज़पेपर है वीकली बेसिस पे जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। मंडे पे और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल हो जाता है, कुछ 12 रुपीज़ कॉस्ट है। आजकल ऑनलाइन ये जो न्यूज़पेपर है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जिसमें भारत सरकार की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स है वो पब्लिश होती है। इसी न्यूज़पेपर में आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एडवर्टाइजमेंट भी दिख जाएगी, लेकिन वो वीकली बेसिस पे, आपको डेली बेसिस पे आप वेबसाइट ही चेक करना अच्छा रहेगा। फिर से एक बार नाम बता देता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का नाम है ssc.gov.in। इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स के लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है? डेफिनेटली कि सरकार में अलग अलग पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंडक्ट की जाती है थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो पोस्ट के लेवल भी है। अगर आम आदमी के लिए या कॉमन कैंडिडेट के लिए मैं बताने जाऊँ तो जैसे MTS मल्टीटास्किंग सर्विस, ये बेसिक लेवल की सरकार की एग्ज़ाम है। मल्टीटास्किंग सर्विस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड पास है। जब भी मैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो वो 10 स्टैंडर्ड पास, जैसे इस एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन कम से कम 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। जो बेसिक लेवल का जॉब है MTS मतलब मल्टीटास्किंग सर्विस, उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड पास। उसके ऊपर एक आता है CHSL मतलब कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12 स्टैंडर्ड पास। तो CHSL एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं तो आप गवर्नमेंट में एज लोअर डिविजनल क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ये सारी जनरल अपॉर्चुनिटीज़ है, तो तीसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक एग्ज़ाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D। इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका 12 स्टैंडर्ड पास। आपको स्टेनोग्राफी की स्किल भी होने चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के समय कोई सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं। जैसे आपका रिजल्ट लगेगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको स्टेनोग्राफी के टेस्ट के लिए बुलाएगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर की है। तो तीसरी एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया कि स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D के लिए मिनिमम 12 स्टैंडर्ड पास। चौथी एग्जामिनेशन, पॉपुलर जो एग्जामिनेशन है, मैं शायद मेरी भाषा में कहूँगा कि इंडियाज़ की सेकंड बेस्ट एग्जामिनेशन, जिसकी खास पॉपुलैरिटी है, उसका नाम है CGL कंबाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो CGL एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा है, वैसे और एक बात की सरकार एक डेट डिक्लेयर कर देती है कि जैसे कि इस साल फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 2025 इस तारीख को आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। मतलब बहुत बार जो एपरिंग ग्रेजुएट्स है, जो फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट है उस डेट पे उनको डिग्री सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेड है, तो वो एडवांस में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहला लेयर MTS, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड पास। सेकेंड लेयर इज़ CHSL, उसके तहत आपको लोअर डिविजनल क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास। तीसरा लेयर है स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D एग्जामिनेशन, उसके लिए भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास। और जो मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये जो है वो ग्रेजुएशन है। सर, आपने ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो बता दिया। मेरा अगला सवाल ये है कि इन एग्ज़ाम्स के लिए क्या कोई एज क्राइटेरिया है? डेफिनेटली कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। MTS कैटेगरी जो बेसिक लेवल पे, जो 10 स्टैंडर्ड के ऊपर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट एक स्पेसिफिक डेट डिक्लेयर कर देती है, फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 2025, अगर इस साल की बात करो तो उस दिन पे आपके 18 साल पूरे होने चाहिए और 25 साल पूरे नहीं होने चाहिए। अभी जो सारे पोस्ट के लिए मैं एज क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए नहीं। तो जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया MTS एग्ज़ाम के लिए 18 टू 25 है। CHSL एग्जामिनेशन जिसके तहत आप लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, तो उसके लिए एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D के लिए एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 18 टू 27 ईयर फॉर स्टेनोग्राफर D कैटेगरी। और जो स्टेनोग्राफर C ग्रेड है तो उसके लिए 18 टू 30 ईयर्स है। फिर CGL एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो एज क्राइटेरिया वो 18 टू 30 ईयर्स है।
और भी बाकी कुछ पॉपुलर एग्ज़ाम में से है, लेकिन उसमें कुछ खास क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे, जैसे जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। इसमें से जो मतलब जो खास क्वालिफ़िकेशन जिनके पास है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री, तो उनके लिए एज क्राइटेरिया हो जाता है 18 ईयर्स टू 32 ईयर्स, ये खास एग्ज़ाम के लिए। और जो हिंदी ट्रांसलेटर करके गवर्नमेंट की एक एग्ज़ाम होती है, जैसे भारत सरकार में बहुत सा काम हिंदी और इंग्लिश में चलता है, तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत बहुत बार आ जाती है। तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो उनका 18 टू 30 ईयर्स है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए 18 टू 32 ईयर्स और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 18 टू 30 ईयर्स। क्वालिफ़िकेशन हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, और वाइसे वर्सा दोनों नॉलेज की आपको ज़रूरत होनी चाहिए। कभी कभार वो जो ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट कोर्स किया है या नहीं किया है वो भी, मतलब किया होगा तो एडवांटेज है, वो पूछ लेते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पब्लिक सेक्टर में या कुछ ऐसे सिमिलर बॉडीज़ में कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो पूछ लेते हैं। तो ये 2 एडिशनल एग्ज़ाम है, लेकिन उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम के लिए, और जो इंजीनियर की एग्ज़ाम है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 3 कैटेगरीज अलाउड है, तो उसके लिए एज क्राइटेरिया 18 टू 32 ईयर्स, लेकिन क्वालिफ़िकेशन भी वही चाहिए। सर, आपने कहा कि ये जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो फिर एज क्राइटेरिया के रिलैक्सेशंस क्या है? तो कुछ खास कैटेगरीज ऐसे है कि सरकार सोचती है कि इनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी इन कैटेगरीज में से ऐसे है कि जैसे ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 3 साल से और रिलैक्स किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर एमटीएस पोस्ट के लिए 18 टू 25 ईयर्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल और एक्स्ट्रा, मतलब 28 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, फिर कुछ दिव्यांगजन, मतलब फिजिकली हैंडीकैप या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे कोई कैंडिडेट्स रहेंगे तो उनके लिए भी 3 अलग अलग कैटेगरी में, मतलब जनरल, ओबीसी और SC ST में। तो जनरल कैटेगरी में जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 साल, जो ओबीसी कैटेगरी में उनके लिए 13 साल, और जो SC ST कैटेगरी के जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, 3 साल की कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस जिनकी पूरी हो चुकी है और उनका शायद एज कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनके लिए भी खास एज रिलैक्सेशन सरकार ने दिया है। तो जो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एग्जामिनेशंस के लिए, जिसकी एडवर्टाइजमेंट स्टाफ सिलेक्शन पब्लिश कर रही है, तो उनके लिए 40 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST कैटेगरी के गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनकी 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस हो चुकी है, तो वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं, मतलब जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसे विभागों में या उसके तत्सम विभागों में जो सर्विस पूरी की है, मतलब मिलिट्री सर्विस अगर पूरी हो चुकी है, तो उन्हें भी एज रिलैक्सेशन की फैसिलिटी दी जाती है। और एक कैटेगरी है कि विमेन सेक्शन में से, महिलाओं में से अगर कोई विडो है, डिवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो ऐसी महिलाओं के लिए जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब अप टू द एज ऑफ 35 दे कैन अटेंड दिस एग्जामिनेशन। और अगर कोई ऐसी महिला अगर SC ST कैटेगरी में से, तो वो महिला उम्र के 40 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकती है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि कोई एस्पिरेंट जब इन एग्ज़ाम से क्वालिफाई होके उन्हें जॉब मिलती है तो उनकी पोस्टिंग कौन से पोजीशन के लिए होती है और उनकी सैलरी अंदाज़न कितनी होगी? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस की जो पॉपुलर एग्ज़ाम है, तो पहले लेवल पे जो MTS है, अगर आप MTS एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको MTS एग्जामिनेशन बहुत सारे पोस्ट को समराइज करके एक नाम दिया है, मल्टीटास्किंग सर्विस, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिसीविंग डिस्पैच क्लर्क, प्यून, गार्डनर या ड्राइवर वगैरह। तो ये ऐसे जॉब इसमें आ जाते हैं। तो उसका जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ पर एनम, शुरुआती जो पैकेज है वो 4 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। रिटायरमेंट तक वो स्टूडेंट डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू गैजेटेड रैंक पे, मतलब सुपरिटेंडेंट वगैरह गैजेटेड ऑफिसर के रैंक तक पहुंच जाएगा। सेकंड कैटेगरी होती है CHSL एग्ज़ाम, मतलब LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर। उनकी तनख्वाह लगभग 5 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 5 लाख रुपीज़ पर एनम, और रिटायरमेंट तक वो स्टूडेंट कम से कम क्लास 1 ऑफिसर लेवल तक पहुंचने की पूरी उम्मीद होती है।
तो उस गैजेटेड ऑफिसर के एक रैंक ऊपर क्लास 1 ऑफिसर, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक पहुंच सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी। इस कैटेगरी में भी तनख्वाह जो होती है शुरुआती, तो साल का पैकेज उनका शुरुआत हो जाएगा 6 से 7 लाख रुपीज़ में। जैसे कि डी कैटेगरी है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़, और सी में थोड़ा सा ज़्यादा। और तो उसके बाद वो प्रमोशन लेते लेते वो क्लास 1 ऑफिसर लेवल तक पहुंच सकते हैं, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर लेवल उनको मिल सकता है। चौथी कैटेगरी होती है कि जो मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम मैंने पहले बताया था, या फिर जो गवर्नमेंट फील्ड में जो यूपीएससी सिविल सर्विस है उसके बाद अगर कोई पॉपुलर एग्ज़ाम है तो वो सीजीएल एग्ज़ाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, उसके तहत आप ऑफिसर या इंस्पेक्टर करियर मतलब करके करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसमें जो शुरुआती तनख्वाह पैकेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 लाख रुपीज़ पर एनम है, और रिटायरमेंट तक आप कम से कम डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर लेवल तक पहुंच सकते हैं अच्छे खासे प्रमोशंस वगैरह लेके। सर, ये जो एसएससी के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स है, क्या इनका कोई एक डिफाइंड पैटर्न है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस की जितनी एग्ज़ाम्स है उसके लिए उन्होंने एक कॉमन पैटर्न तो रखा है, उसके साथ अगर कोई स्पेशलाइज एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा एडिशनल पैटर्न भी है। तो सभी स्टूडेंट को एक कॉमन पैटर्न ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कॉमन पैटर्न है उसमें 4 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक है कि इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जूनियर केजी टू 10th लेवल अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल का जो इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ा है प्लस कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह स्कूल लेवल का, तो उसके ऊपर आपको सवाल आएंगे, मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे। दूसरा टॉपिक होता है मैथमेटिक्स या अरिथमेटिकल एबिलिटी जिसको आप कह सकते हैं, उसका भी लेवल है जूनियर केजी टू 10th स्टैंडर्ड, मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही इसमें पूछेंगे। तीसरा पेपर एक रहता है उनका जो टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस, अगर यूपीएससी में जाओ तो जनरल स्टडीज़ बोलेंगे और किसी एग्ज़ाम में जाओ तो जनरल नॉलेज बोलेंगे। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ मीनिंग तो एक ही हो जाती है। इसमें आपने मैट्रिकुलेशन लेवल तक स्पेसिफिकली 6, 7, 8, 9, 10 के जो आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स वगैरह ये जो पोर्शन आपने किया है उसके साथ करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, कमीशंस, कमिटीज़ वगैरह, ये सब मिला के एक जनरल अवेयरनेस टॉपिक बन जाता है। फोर्थ पेपर उनका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मोस्टली पजल्स वगैरह पूछ लेते हैं, जैसे आपने 4th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में अगर स्कॉलरशिप टेस्ट दी होगी तो उसमें भी एक रीजनिंग या पजल्स का पेपर रहता है, तो उस बेसिस पे। तो इन शॉर्ट ये चारों पेपर है तो उनका लेवल मैट्रिकुलेशन का ही है। तो कॉलेज स्टडीज जो है 11 to 15, तो कॉमन एग्ज़ाम में इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा। हाँ, जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है जैसे कि जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उसके फील्ड में उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी में उसके लिए कुछ हो सकता है। अभी इसमें से जो सेकंड एग्ज़ाम है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रखी है, एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, वो भी क्वालिफाइंग नेचर की है। मतलब आपको 33% स्कोर करना है, उसके बाद आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो भी काउंट होंगे मार्क्स वो ये 4 ही पेपर, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इस टॉपिक के ऊपर ही आपका स्कोर हो जाएगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये डिफाइन पैटर्न है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल। अगर कोई स्पेशलाइज एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। सो यूजुअली वर्क एक्सपीरियंस का काफ़ी महत्व होता है फॉर स्पेसिफिक जॉब्स प्राइवेट सेक्टर्स में भी। तो ये जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स है इनमें वर्क एक्सपीरियंस का कितना महत्व है? जैसे जनरल एग्ज़ाम्स है कि MTS कैटेगरी, CHSL कैटेगरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी एंड CGL एग्जामिनेशन, इसके लिए किसी भी फील्ड में किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट्स हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, सारे एक ही लेवल पे आ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट इन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हाथ पोस्ट है जैसे मैंने कहा कि हिंदी ट्रांसलेटर, तो उसके लिए अगर आपके पास स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट कोर्स नहीं, जो हिंदी ट्रांसलेटर का सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया गया तो शायद 2 साल का एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वगैरह है तो पूछ लेते हैं। तो ऐसी एक हाथ दूसरी पोस्ट अगर छोड़ दी तो बाकी जितनी भी जनरल एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। सर, आप जो SSC एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स है उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद हो? देखिए कि स्टाफ सिलेक्शन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और बाकी जो कंडीशंस है तो अभी तक आपके समझ में आ गई होगी। अभी स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उसको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है। तो एक बार आपकी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना है, अगर नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
तो ये अगर गवर्नमेंट सेक्टर आपकी पहली चॉइस है तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जैसे आपका 10th स्टैंडर्ड आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम देते हैं और छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उसी छुट्टियों में आप ये सिलेबस क्वेश्चन पेपर सेट्स मार्केट में वाइडली अवेलेबल है, बहुत सारे पब्लिकेशंस है, तो कोई मटेरियल का शॉर्टेज नहीं है। तो आप जो मैंने एग्जामिनेशंस के नाम बताए तो उसके क्वेश्चन पेपर सेट कॉल करके एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर सेट्स है, उसके सॉल्यूशंस है और आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं उसमें, तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जामिनेशन आप कितनी ईजिली हैंडल कर सकते हैं या कितनी मेहनत हो सकती है। एक बार ये जजमेंट आ गई फिर आप सोच सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज स्टडीज़ कैसे करें। अभी आज मटेरियल की कोई शॉर्टेज नहीं कि फ़िज़िकल क्वालिटी में, इसमें भी मतलब बुक्स फॉर्म में भी मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन या इंटरनेट मीडियम पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, ऐप या वेबसाइट वगैरह भी बहुत से पब्लिकेशंस की है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं या क्लासरूम कोचिंग भी कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये सारा कोई मतलब इस सभी चीज़ों की ज़रूरत है, आप सेल्फ स्टडीज़ करके भी पास हो सकते हैं। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सेल्फ स्टडीज़ करके भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो सबसे पहले कि आपको डिसीजन लेना है कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस की प्रायोरिटी है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अगर प्रायोरिटी आपकी डिसाइड हो जाती है गवर्नमेंट सर्विस की है तो जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर आप 10 के बाद शुरू करो या नहीं हो सका तो 12 के बाद, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद। एज लिमिट तो 25, 27, 30 वगैरह सरकार ने दिया है, लेकिन बहुत देर हो जाएगी तो फिर वो आपका एक हाथ दूसरा अटैम्प्ट बच जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना ये जो पढ़ाई है वो आप कर सकते हैं। और इसमें देखने जाओ तो जूनियर KG टू 10th लेवल का ही सिलेबस है, मतलब मैट्रिकुलेशन लेवल, उसके ऊपर का कुछ खास ये नहीं। बाकी जो क्वालिटीज़ है कि आपका पैशन, ऑब्सेशन, मतलब ये एग्ज़ाम के लिए आपके मतलब इस एग्ज़ाम के लिए आप में लगाव कितना है। अगर सचमुच आप में ऑब्सेशन और पैशन है तो एग्ज़ामिनेशन और इजी हो जाती है। बाकी जनरल क्वालिटीज़ है जैसे फोकस एग्ज़ामिनेशन के ऊपर करना है, यहाँ वहाँ की चीज़ों के ऊपर। जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते, कुर्सी पे नहीं बैठते, तब तक दुनियादारी या बाकी के जो झमेले हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए। एक बार नौकरी मिल गई तो आप फिर बाकी चीज़ें आपकी जो भी इंटरेस्ट है वो परस्यू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए कोई ख़ास बड़ी एडवाइस नहीं, जो एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस के लिए बेसिक रूल होते हैं वही कर लीजिए। हाँ, कुछ रेगुलर पढ़ाई आप कर लीजिए, मतलब ऐसे नहीं कि आज पढ़ाई की 4 दिन का गैप है फिर कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर पढ़ाई कर लीजिए, सैटरडे संडे कुछ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी न्यूज़ वगैरह देख लीजिए। तो 5 दिन की भी कम से कम 2 to 4 आवर्स अगर आपकी रेगुलर स्टडीज़ रहती है तो कॉलेज के साथ आप ये भी पढ़ाई कर सकते हैं। और वैसे भी सरकार 18 साल की उम्र में आपको 6-7 लाख रुपए का पैकेज दे रही है। शायद प्राइवेट इंडस्ट्री को ही आपको मतलब जैसे 12 पास है, 10 पास है, तो 12 पास के ऊपर 7 लाख का पैकेज करीबन आपको सरकार दे रही है। प्लस आप अपना एजुकेशन भी पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपके एजुकेशन के बीच में नहीं आती, सरकार को इंटीमेट कर दीजिए कि आपको ये एजुकेशन पूरा करना है। अगर कॉलेज पॉसिबल नहीं है तो आप करस्पॉन्डेंस कोर्स करके भी कर सकते हैं, मतलब आपके एजुकेशन में भी रुकावट नहीं होगी। आप अर्निंग भी आपका सोर्स हो जाएगा और आपके एक डिग्निटी के साथ। सरकारी नौकरी ऐसी है कि जिसमें पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस और एक जॉब सेटिस्फेक्शन है। मोर और आप देश के लिए काम करते हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो एक देश सेवा का भी मौका आपको मिलता है। तो जिनकी इच्छा है गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए वो ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन कि आपने वक्त निकाला और हमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्वालिफाई एग्ज़ाम्स को इतने इन डेप्थ और आसानी से समझाया। थैंक यू सर। मुझे खुशी हो रही है कि आपने आज मुझे बुलाया और मेरे कुछ व्यूज़ शेयर करने का मौका दिया। तो मैं चाहता था कि ऐसे इंटरव्यूज़ हो जाए और स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़ जाए, पेरेंट्स में बढ़ जाए, सोसाइटी में भी बढ़ जाए। बहुत से बार मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स मेरे पास 27 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद आता है, कोई 29 के बाद आता है और गवर्नमेंट सर्विस उसको मतलब ज्वाइन करनी होती है। तो अभी 1-2 साल के लिए उसके मतलब क्या एडवाइस दे दूँ और क्या करूँ। तो ये अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत स्टूडेंट्स के पास, पेरेंट्स के पास या सोसाइटी में अगर राइट एज में पहुँचती है, राइट टाइम पर पहुँचती है, तो लोगों को मौका मिलता है कि मतलब बहुत जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर सके और ये गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सके। तो आपने एक अच्छा प्रयास किया है, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।